हे गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हार्श रियलिटी ऑफ आईटी इंडस्ट्री। वी विल टॉक अबाउट सम ट्रूथ दैट यू शुड नो बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग आईटी इंडस्ट्री। तो अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हो या कॉलेज में हो, आप बीटेक एमसीए कर रहे हो एंड इन फ्यूचर यू आर प्लानिंग टू वर्क इन आईटी इंडस्ट्री, या आप स्कूल में हो और आपको बहुत ही अच्छा लगता है आईटी इंडस्ट्री का जो वर्क लाइफ बैलेंस है, जो लाइफ स्टाइल है, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो जब आप दूसरे लोगों को देखते हो कि अच्छा वो आईटी में जॉब करता है, वो टीसीएस में करती है, वो एचसीएल में करती है, वो गूगल में काम करता है, बहुत अच्छा खासा पैकेज कमा रहा है, एक अलग ही चमकती धमकती दुनिया है उनकी, बहुत ही कूल इन्वायरमेंट है और मतलब सब कुछ मस्त है, अच्छे पैकेज पे है और सब कुछ मतलब बढ़िया से चल रहा है। तो ऐसा आपका भी सोचना है तो आपको, तो देयर इज अ नीड दैट यू शुड नो द रियलिटी कि क्या रियलिटी है आईटी इंडस्ट्री की। इसके बारे में ही आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम कॉलेज में होते हैं थर्ड एंड फोर्थ ईयर और हमें प्रोजेक्ट्स बनाने को दिए जाते हैं, तो वो जो प्रोजेक्ट होते हैं और जो रियल टाइम प्रोजेक्ट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। एक्चुअल प्रोजेक्ट योर टेक्निकल स्किल मैटर्स ओनली 50%, अदर 50% डिपेंड करता है कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स कैसी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे है, आप कितना प्रेशर हैंडल कर पाते हो ईजिली, क्या ऐसा आपका रिलेशन है अदर टीम मेंबर, आपके मैनेजर के साथ। तो बहुत सारी अदर चीजें भी हैं जो मैटर करते हैं आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट में। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। जब भी प्लेसमेंट की बारी आती है तो जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी होगी, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, सारी भाई बल्क में हायरिंग करती है। एंड डजंट मैटर कि आपने सीएस ब्रांच से बीटेक किया है, भाई इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, सारे ब्रांचेस के बच्चे बैठ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद बल्क में हायरिंग होती है, हजारों में बच्चों की वो हायरिंग करते हैं क्योंकि भाई उन्हें नंबर ऑफ, उन्हें क्वांटिटी ऑफ बच्चे चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें सर्विस देनी है अलग अलग क्लाइंट्स को। तो अब हम अगर बात करें सर्विस बेस्ड इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की, तो अगर टेक्नोलॉजी लवर हो, आपको कोडिंग वोडिंग करना पसंद है, तो भाई ट्राई करना कि आप स्टार्टिंग से ही कोई या तो स्टार्टअप में चले जाओ या कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपको मिल जाए, क्योंकि एक बार अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में घुस जाओगे उसके बाद प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मूव कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप स्टार्टिंग में ही प्लेसमेंट ले लो। अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब जो प्रोडक्ट्स को बनाती है, जैसे हम बात करें गूगल की, एडोबी की, एप्पल की, सारे क्या इनके अपने प्रोडक्ट्स हैं। जैसे गूगल के प्रोडक्ट है सर्च इंजन, असिस्टेंस, वीडियो प्लेटफॉर्म, तो ये सारे हाईली डिमांड में रहते हैं रिलीज के टाइम पे। ऐसे हम एप्पल की बात करें तो मैकबुक, आईफोन, ये सारे क्या है ग्रेट हाई डिमांड में रहते हैं अपने रिलीज के टाइम पे, क्योंकि ये लोगों का काम क्या है, एक प्रोडक्ट को डेवलप करना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको समझ के कि भाई बंदे को क्या चाहिए, क्या फीचर्स चाहिए, उस बेसिस पे वो एक प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट को वो डेवलप करते हैं और उसको फिर वो रिलीज करते हैं। हम बात करें सर्विस बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स को। अलग अलग प्रोजेक्ट्स में ही आप जाते हो एंड डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन सा क्लाइंट मिला है, किस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, आपको सपोर्ट या मेंटेनेंस का काम दिया जाता है। तो सर्विस बेस्ड कंपनी में 90% जो काम होता है वो सपोर्ट और मेंटेनेंस का रहता है। तो अगर आप कोडिंग लवर हो, अगर आपको कोडिंग करना पसंद है, तो भाई ये मत सोचना कि आप सर्विस बेस्ड कंपनी में गए और आपको 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखने को मिलेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे स्क्रैच से प्रोजेक्ट बहुत 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 ही कम होते हैं। वहां पे क्या होगा, प्रोजेक्ट ऑलरेडी सब बन रखा है, बस आप उसको सपोर्ट दे रहे हो। कई बार तो इन्हांसमेंट का काम या चेंज का काम इस तरीके से आता है कि आपको पूरे कोड में सिर्फ 1 या 2 लाइन का ही कोड चेंज करना है, ठीक है। तो सर्विस बेस्ड कंपनी में आपको कुछ ज्यादा कोडिंग का काम करने को नहीं मिलेगा, और वो भी तब अगर आप डेवलपर बनते हो, क्योंकि होता क्या है, जब कॉलेज से वो बच्चों को हायर करके लेके जाती है तो भाई 1000 ऑफ बच्चों को वो हायर करके ले गई। अब वहां पर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो बिना आपसे डिस्कस किए आधे बच्चों को वो टेस्टिंग फेज में डाल देगी, आधों को वो डेवलपर कर देगी, आधों को वो सपोर्ट में डाल देगी, ठीक है। तो रेंडमली बच्चों को डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर आप फाइट करते हो कि मुझे तो कोडिंग करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में हर किसी को एक अलग ही क्रेज रहता है। जब आप कॉलेज में होते हो, आप जावा सीख रहे हो, C++ सीख रहे हो, .NET सीख रहे हो, तो आपको एक अलग ही क्रेज रहता है कि भाई मुझे तो कोडिंग करनी है, मुझे तो इस लैंग्वेज में कोडिंग करनी है। फिर आप फाइट करते हो अपने मैनेजर के साथ कि मुझे डेवलपमेंट करनी है, मुझे किसी और प्रोजेक्ट में डाल दो या मुझे रिलीज कर दो। लेकिन ये एक सेकेंड चैलेंज आता है कि जब भी आप किसी एक नए प्रोजेक्ट में असाइन कर दिए जाते हो, जब आप टैग हो जाते हो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि वहां से उस प्रोजेक्ट से खुद को रिलीज कर पाना। तो आप खुद को रिलीज नहीं कर पाओगे, आप उस प्रोजेक्ट से बन चुके हो। जब तक वो प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता आपको या तो उसी प्रोजेक्ट में रहना पड़ेगा या फिर आपको कंपनी छोड़ के भाई स्विच मार के दूसरी कंपनी में जाना पड़ेगा। यही एक सेकेंड ऑप्शन बचता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो फर्स्ट प्लेसमेंट हुई थी वो HCL में हुआ था। भाई ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था, इतने सारे बच्चे सुबह से मतलब 9 o'clock से शाम के 5-6 बजे तक ना इंटरव्यूज ही चल रहे थे।
1000 से बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। और जब हम लोग सब ट्रेनिंग के लिए मानेसर में गए ना भाई, इतने सारे बच्चे और सबको वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई, जावा की, डॉटनेट की, रेंडमली सबको ट्रेनिंग दी गई। और उसके बाद रेंडमली ही सबको अलग अलग प्रोजेक्ट में डाल दिया, किसी को ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए डाल दिया, किसी को मैनुअल टेस्टिंग के लिए डाल दिया, किसी बहुत सारे बच्चों को सपोर्ट वाले में डाल दिया और कुछ बच्चों को डेवलपमेंट में डाल दिया। होता क्या है कि स्टार्टिंग में जब आपकी प्लेसमेंट होती है, चाहे वो आपको 3 लाख का पैकेज दे रहे हो, चाहे वो 4 लाख का दे रहे हो, 3.5 का दे रहे हो, 2.5 का दे रहे हो, आप बहुत खुश हो जाते हो। आप स्टार्टिंग में जाते हो, स्टार्टिंग का आपके 1-2 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं कि वहाँ की फैंसी कॉफी कैंपस देख के, वहाँ का कैफेटेरिया, ब्रेकआउट, आपके इतनी अच्छी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, ये सब कुछ देखकर ना आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो और आपका मतलब उन्हीं को एक्सप्लोर करने में लगे रहते हैं। जब भी आता है, जब मैं सेल में गई थी तो स्टार्टिंग के कुछ महीने तो हमारे ब्रेकआउट में निकलते थे। ये बहुत अच्छा लगता था कि भी यहाँ पे ना एक कॉफ़ी की मशीन से अलग अलग कैपेचिनो लाटे, अलग अलग आपको कॉफ़ीज पीने को मिल रही है, तो हर थोड़ी देर में ना आपको कॉफ़ी पीने का मन करता था। कभी कैफेटेरिया जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करने का मन करता था, कभी इतना बड़ा कैंपस HCL का 126 सेक्टर में था तो उसी को एक्सप्लोर करने में काफ़ी दिन लग गए। तो भाई आप स्टार्टिंग में ना बहुत ही खुश रहते हो अपनी सारी चीज़ें से, इतनी हाई फैंसी, सारी चीज़ें इतनी फैंसी लगती है ना, और मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं आपको। और सैलरी भी आपको अपने ठीक ठाक लग जाती है कि ठीक है भाई, महीने में 20,000 आ रही है, 25,000 आ रहे हैं, तो आपको सही लगती है। लेकिन 1-2 साल के बाद जब सारी चीज़ों से आप पक जाते हो कि भैया ठीक है, देख लिया ये सब कुछ, अब आगे क्या, अब जो मेन है, जो सैलरी है वो मुझे इतनी इनफ नहीं मिल रही है, या मेरा खर्चा पानी उससे नहीं निकल पा रहा है, तब आप क्या करते हो, फिर आप स्विचिंग के बारे में सोचते हो, या फिर अप्रेजल के लिए अपने मैनेजर से फाइट करते हो कि भाई मुझे 10% इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे 20% चाहिए, मैंने इतना काम किया तो मुझे R1 रेटिंग चाहिए, तो आप उसके लिए फाइट करते हो। लेकिन रियलिटी ये कि अगर आपकी टीम 10-15 लोगों की है तो एक आध लोगों को R1 रेटिंग मिलेगी, जिसको 10-15% इंक्रीमेंट मिल जाएगा। उसके बाद 1-2 को R2 रेटिंग मिलेगी, 1-2 को R3 मिलेगी, और मैक्सिमम जो 7-8 लोग होंगे उनको R4 रेटिंग मिलेगी, जिसमें कुछ खास आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा, सिर्फ 3-4% नाम का होगा, ठीक है। और आपका जो वेरिएबल होता है, एक ईयरली ना वेरिएबल काटते हैं आपके सैलरी में से, तो वो वेरिएबल भी डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रेटिंग क्या है उसके बेसिस पे आपको मिलता है। तो अगर किसी का R1 रेटिंग है और आपका मान लो 125% वेरिएबल देते हैं, कि मान लो अगर आपका 10,000 उन्होंने ईयरली पैकेज में से काटा है, तो 10% का भी, तो 10,000 से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के आपको R1 रेटिंग में मिलेगा। लेकिन अगर आपकी R2 रेटिंग है तो आपके 10,000 काटे तो पूरा 10,000 आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी R3 रेटिंग है तो भाई आपको इसका सिर्फ 75% मिलता है, तो मतलब आपके 10 में से सिर्फ आपको 7,500 मिलेगी। लेकिन अगर आपकी R4 रेटिंग है तो भाई आपको 60% मिलता है। तो और आपके खुद के जो पैसे कटे थे वो भी कट फट के मिलते हैं। तो इन शॉर्ट कुछ खास इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर यही चीज़ हम बात करें ना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो पहली बात तो ये कि आपको वहाँ पे स्टार्टिंग में पैकेज बहुत ही अलग मिलेगा, अलग ही हाई फाई मिलेगा, और उसके बाद जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट जाता है ईयरली में, और बहुत सारी अलग फैसिलिटीज़ जो मिलेंगी वो रही अलग। हम डिस्कस कर लेते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस ना कोई फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कंपनी के बेसिस से बताओगे कि भाई यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, TCS का अच्छा है, कॉग्निजेंट का खराब है, विप्रो का अच्छा है, HCL का अच्छा है। आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस टोटली डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट में एलोकेट हुए हो, किस प्रोजेक्ट में आप किस क्लाइंट के लिए काम करने जा रहे हो। अगर हम बात करें तो IT इंडस्ट्री में जो काम है, जो वर्क प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ही स्ट्रेस भरा इन्वायरमेंट रहता है, और बहुत ज़्यादा डेड टाइमलाइन रहती है। तो ऐसा हो जाता है कि मतलब अपने आवर से ज़्यादा देर तक बैठ के काम करना, ये तो बहुत ही नॉर्मल है यहाँ पे। मतलब अगर आपकी 8 घंटे की जॉब है तो भाई आप 10-10, 12-12 घंटे तक काम कर रहे होंगे, और वीकेंड में काम करना पड़ेगा, वो रहा अलग। वो अलग बात है कि आपको उसका कंपेंसेशन कुछ मिल जाएगा, लेकिन अच्छा खासा वर्क प्रेशर आपके पास रहेगा। इसके साथ साथ कई बार तो इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि भाई आपको आउटसाइड योर वर्किंग आवर्स आपको घंटों भर कॉल्स में रहना पड़ जाता है, ठीक है। तो आपकी कॉल्स चलती हैं, कोई इशू आ गया, P1 इशू आ गया, फट गया कुछ, तो भैया आपको घंटों भर कॉल्स में रहना पड़ेगा, उनको सपोर्ट देना पड़ता है। बात करें ऑन साइट अपॉर्चुनिटी, जो हर किसी के दिमाग में रहती है कि भाई TCS तो बहुत अच्छा ऑन साइट अपॉर्चुनिटी देती है, विप्रो में तो बहुत कम मिलेंगे चांसेस, HCL बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ बहुत ज़्यादा मिलेगा ऑन साइट अपॉर्चुनिटी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो भी आपका कंपनी के बेस पे होता है, ये सब भी आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे होते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि ऑन साइट अपॉर्चुनिटी बहुत ही फ्रीक्वेंटली नहीं निकलती है। अगर आपने अच्छा खासा वहाँ टाइम बिता दिया, भाई 4-5 साल से एक कंपनी में रुके पड़े हो, मैनेजर से आपकी अच्छी खासी खूब पड़ती है, मतलब आपके अपर मैनेजमेंट में भी अच्छा खासा आपका रिलेशन बना हुआ है,
है तब जाके आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके दिखाया तब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसमें भी जब वो आपको बाहर भेजते हैं ना, तो ये दिमाग से हटा लेना कि वहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा बक्स कमाने जा रहे हो या चिल विल करने जा रहे हो। भाई आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भेजा जाता है। अगर हम अभी की बात करें तो अभी कुछ टाइम पहले मैं और प्रवीण कनाडा गए थे, बिजनेस वीजा से गए थे। वहाँ पर उन लोगों का सिर्फ एक इंटेंशन होता है कि भाई हमें इस बंदे से काम निकलवाना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इससे काम निकलवा सकते हो। तो दे डोंट केयर कि भाई आपको वीकेंड्स में काम करना पड़े, आपको अपने आउटसाइड वर्किंग आवर्स, आपको कॉल्स में रहना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। और आपको एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं दे दी जाती है, क्योंकि एक अलग टैग लग जाता है, भाई आपको ऑन साइड भेजा गया है तो भाई आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करेंगे वो है जॉब सिक्योरिटी। क्या आईटी इंडस्ट्री में जॉब सिक्योर्ड है? क्या हम बोल सकते हैं कि भाई मेरा HCL में प्लेसमेंट हो गया और मतलब अब मैं आराम से निश्चिंत जब तक नौकरी करना चाहता हूँ मैं HCL में रह सकती हूँ? क्या ऐसा कुछ फिक्स है? नहीं, जॉब सिक्योर्ड नहीं है भाई। आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है और यहाँ पे आप सबको पता है कि अभी भी लास्ट 2 ईयर में कितना ज़्यादा रिसेशन आया है। तो कभी भी रिसेशन हो रहा है, कभी भी हायरिंग हो रही है, ये आईटी इंडस्ट्री का एक पार्ट है। कई बारी आपकी बहुत अच्छी खासी हायरिंग चलती है, तो कई बारी वो टाइम भी आता है कि भाई रिसेशन आता है और आपको 2 सेकंड में आप कंपनी से फायर हो जाओगे। आपको सिर्फ एक नोटिस आ जाएगा, आपको एक मेल आ जाएगी HR से, अपने मैनेजर से, कि वो कंपनी से रिजाइन करना है और आपके पास 1-2 महीने का नोटिस पीरियड है जो आपको सर्व करने को मिलेगा। तो कभी भी अपनी जॉब को सिक्योर लेके मत चलना आईटी इंडस्ट्री में, चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी हो चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो। जब रिसेशन का टाइम आता है ना, तो भाई अच्छे अच्छे पोजीशन में भी जो लोग बैठे हैं, मैनेजमेंट के भी लोग हैं, किसी का भी नंबर आ जाता है कि भैया उनकी फायरिंग हो गई है। इसीलिए बोला जाता है कि भाई आईटी इंडस्ट्री में ना आपको अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने स्किल्स को अपडेट करते रहो, सो दैट कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन आई तो आप इजीली दूसरी कंपनी में स्विच कर पाओ। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं उनके बारे में जो मैनेजर पोजीशन पे होते हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत नॉर्मली लगता है कि अरे भाई ये तो मैनेजर है, इसको तो क्या ही काम है, इसको तो कुछ कोडिंग वोडिंग करनी नहीं है, सब कुछ चीज़ें तो हमें करके देनी है, तो ये सिर्फ हमें तो सिर्फ सुपरवाइज कर रहा है, इसका काम बहुत ज़्यादा ईजी है। बट ऐसा सच नहीं है, क्योंकि जो मैनेजर लेवल के भी लोग हैं ना भाई, उनके ऊपर भी एक टाइप से तलवार लटकी रहती है। क्योंकि हमने ठीक है, डेवलपर्स ने काम किया, टेस्टर ने अपना टेस्टिंग कर ली, उसके बाद वो आगे प्रोडक्शन में लाइव भी चला गया, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो क्लाइंट को आंसरेबल कौन करता है? मैनेजर। सारी चीज़ें किससे क्वेश्चन की जाती है? मैनेजर से। और भाई इस लेवल पे भी कई बार आपकी एस्केलेशन हो जाती है, कोई प्रोजेक्ट में कुछ भी गलत चला या क्लाइंट ने अगर एस्केलेट कर दिया तो इस लेवल की भी एस्केलेशन हो जाती है कि बाद में जो कंपनी वाले हैं वो सीधा मैनेजर को ही या तो उस प्रोजेक्ट से रिलीज कर देते हैं या कंपनी से ही फायर कर देते हैं, इस फीडबैक के साथ कि भैया इसका फीडबैक अच्छा नहीं आया, क्लाइंट से इसको बहुत सारी एस्केलेशन मिली है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और आपको देखने को मिलेगी जब आप आओगे आईटी इंडस्ट्री में, वो है पॉलिटिक्स। भाई आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा। मतलब हर कोई ना बस कहीं ना कहीं बटरिंग में लगा रहता है अपने मैनेजर या अपर मैनेजमेंट के उसमें, कि भाई ताकि इन फ्यूचर कुछ भी, चाहे अप्रेजल की बात हो चाहे कोई अपॉर्चुनिटी की बात हो, वो उनको मिल सके, वो लोग उनके एक गुड बुक में रह सके। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि भाई आप ये सब चीज़ें करने के बजाय अपने आप को अपडेट रखो, अपने स्किल्स अपडेट करते रहो, टेक्नोलॉजीज अपनी सीखते रहो और भाई अपना काम करने में ध्यान दो। क्योंकि जरूर आपको ऐसा नहीं लेके चलना है कि मुझे एक ही कंपनी में रहना है। अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है देन इट्स गुड, और अगर आप काम भी अच्छा करोगे ना तो आपका काम भी रिकॉग्नाइज होगा, आपको उस अकॉर्डिंग भी रेटिंग मिलेगी, उस अकॉर्डिंग भी आपको अप्रेजल मिलेगा और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और 1% अगर आपको उस अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं भी मिले, ज़्यादा कोई और बंदा जो कम काम कर रहा है या इतना डिजर्व नहीं करता वो आपकी जगह लेके जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आपके पास इतने आप अपडेटेड, इतनी स्किल हैं आपके पास कि भाई आप दूसरी कंपनी में स्विच करके अब वहाँ जाके अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो मेरा मानना है कि हमेशा अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना रादर देन कि ये सब बटरिंग एंड ऑल। इन सब पॉइंट्स के बाद भी स्टिल मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि डिस्पाइट ऑल दीज पॉइंट, स्टिल एक आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अच्छी खासी हाइट को अचीव कर सकते हो, बहुत अच्छा खासा पैकेज आप ले सकते हो, अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा खासा बना सकते हो। बस एक ज़रूरत है आपके एक्स्ट्रा एफर्ट की। तो अगर आप थोड़ा सा अपना एफर्ट डाल लेते हो, थोड़ा सा मार्केट के अकॉर्डिंग अपडेट रह लेते हो, भाई आप अच्छा खासा पैकेज कमा सकते हो। क्योंकि अगर हम दूसरे ब्रांचेस के बारे में बात कर देना, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी अदर ब्रांच आप उठा लो, उसमें अगर आप देखोगे ना तो एक्सपीरियंस्ड बंदे भी जो होते हैं, जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है,
15-15, 20-20 हज़ार मंथली सैलरी के लिए अप्लाई करते रहते हैं। लेकिन आईटी इंडस्ट्री ऐसा है कि भाई अगर आपका 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस है तो मतलब आप 8-10 लाख पर एनम या इससे ज़्यादा भी पैकेज उठा सकते हो। तो इसके साथ ही करते हैं आज की वीडियो को ख़त्म। आई रियली होप कि आपको काफ़ी सारी रियलिटी पता चली होगी आईटी इंडस्ट्री के बारे में, यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस, लाइफस्टाइल कितना कूल है, सब पता चल गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट, आई विल डू माई बेस्ट कि मैं रिप्लाई कर सकूँ एज सुन एज पॉसिबल। तो इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करना सब्सक्राइब, वीडियो को देना एक बड़ा सा लाइक। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।